तीसरा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है हमारे पास, दैट इज पॉलीसेक्राइड। तो जो तीसरा टाइप है पॉलीसेक्राइड है कार्बोहाइड्रेट का, हमने इससे पहले मोनोसेक्राइड कंप्लीट कर लिया एंड वी कंप्लीटेड द ओलिगोसेक्राइड, जिसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था डाइसेक्राइड के बारे में। सो नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीसेक्राइड। मैंने आपको पहले भी कहा था आपने वर्ड को तोड़ना है तो आपके कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो पोली वर्ड का मतलब क्या होता है, पोली का मतलब होता है मैनी, और सेक्राइड वर्ड का मतलब होता है शुगर के यूनिट्स। सही है ना। कितने शुगर के यूनिट्स? मैनी 10 से ज़्यादा जो भी शुगर के यूनिट मिलेंगे आपस में और एक कंपाउंड बनाएंगे, उसे आप नाम देंगे पॉलीसेक्राइड का। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं कि देखिए हमारे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है मेरे पास, सो देयर इज अ कंपाउंड ओवर हियर। ये कंपाउंड मुझे यहाँ पे मिला है, ठीक है। सो द कंपाउंड इज प्रेजेंट ओवर हेयर, लेकिन इस कंपाउंड को मैं हाइड्रोलाइज करना चाहता हूँ। मैंने जैसे ही इस कंपाउंड को किया हाइड्रोलाइज, व्हेन आई विल बी हाइड्रोलाइसिस ऑफ दिस कंपाउंड, तो ये कंपाउंड क्या करेगा हाइड्रोलाइसिस के बाद जो यूनिट रिलीज करेगा, अगर वो यूनिट मोर देन 10 है तो आप इसे क्या नाम देंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज पॉलीसेक्राइड। तो हाइड्रोलाइसिस के बाद मोर देन 10 शुगर यूनिट बनने चाहिए, मोर देन 10 यूनिट्स, तो इसे आप कहेंगे दिस इज टर्म्ड एज द पॉलीसेक्राइड। सही है। और ये बनता कैसे पॉलीसेक्राइड? पॉलीसेक्राइड मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि पॉलीसेक्राइड्स आर कंपोज्ड ऑफ hundreds of thousands of monosaccharide units। याद रखिएगा, hundreds of thousands of monosaccharides यूनिट से मिलके बनता है एक पॉलीसेक्राइड। ये कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा गौर से आप समझने की कोशिश करें कि क्या होते हैं पॉलीसेक्राइड। इसके अलावा अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो ये होते हैं इनसोल्यूबल इन वाटर। याद रखिएगा, आप इनको सोल्यूबलाइज नहीं कर सकते, ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। अच्छा, मोनोसेक्राइड क्या होते हैं वाटर के अंदर? मोनोसेक्राइड आर सोल्यूबल इन वाटर, और ओलिगोसेक्राइड क्या होते हैं? वो थोड़े से सोल्यूबल होते हैं, लेस सोल्यूबल। ये तो इनसोल्यूबल इन वाटर होते हैं। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये जितने भी हमारे पास मौजूद होते हैं दे आर टेस्टलेस, मतलब कि दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। ये टेस्ट के अंदर मीठे नहीं होते, तो आप सिंपल वर्ड में कहेंगे दे आर टेस्टलेस। अरे बात समझ में? अभी ऐसा क्यों है भाई, ये टेस्टलेस क्यों है? क्योंकि जब ये बड़े यूनिट बन जाते हैं तो हमारी ज़बान के ऊपर मौजूद रिसेप्टर जो होते हैं वो इनको डिटेक्ट नहीं कर पाते। हमारे ज़बान पे जो रिसेप्टर होते हैं, आपको पता है रिसेप्टर के ऊपर भी पर्टिकुलर साइट होती है जिसके ऊपर वो केमिकल बाइंड होता है। तो जब ये बड़े स्ट्रक्चर में बन जाते हैं, क्योंकि ये पॉलीसेक्राइड है तो बहुत सारे ये जो है ना, हम ऐसा कह सकते हैं कि मोनोसेक्राइड से मिलके बनते हैं। जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे बना रहा हूँ, तो ये एक इतना बड़ा इतना बड़ा एक पॉलीसेक्राइड बहुत सारे मोनोसेक्राइड से मिलके बन रहा है। तो ये जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे आपको समझाया है, तो ये इतना बड़ा कंपाउंड होता है कि ये हमारी ज़बान के ऊपर जो टेस्ट रिसेप्टर होते हैं ना, वहाँ पे ये फिट ही नहीं होता। तो अगर ये फिट ही नहीं होगा तो हमारी ज़बान कैसे डिटेक्ट करेगी कि ये मीठा है, खट्टा है, कैसा है भाई? तो इसलिए टेस्टलेस कहा जाता है। ठीक है, हमारी ज़बान सिर्फ ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इन चीज़ों को या ज़्यादा से ज़्यादा सक्रोज वगैरह जो होते हैं डाइसेक्राइड, उनको पहचान सकती हैं, उनके रिसेप्टर पाए जाते हैं, बाकी इनके रिसेप्टर नहीं होते, तो इस वजह से ये टेस्टलेस कहलाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। सही हो गया? ये चीज़ आई गेस समझ में आ रही होगी कि क्या है पॉलीसेक्राइड। पॉलीसेक्राइड के हमारे पास 3 टाइप पाए जाते हैं, 4 टाइप जो आपके बुक में बताए गए हैं पॉलीसेक्राइड के, इनको समझते हैं हम। एक पॉलीसेक्राइड होता है दैट इज टर्म्ड एज स्टार्च। एक पॉलीसेक्राइड का हम नाम पढ़ेंगे यहाँ पे स्टार्च। दूसरा पॉलीसेक्राइड जो हमारे पास होता है वो होता है ग्लाइकोजिन। और तीसरा हमारे पास जो होता है दैट इज टर्म्ड एज द सेल्यूलोज। आपने इनके नाम सुने होंगे ऑलरेडी, सेल्यूलोज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और चौथा जो हमारे पास होता है वो होता है काइटिन। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास कितने टाइप के हैं पॉलीसेक्राइड? दीज आर दी स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज और काइटिन। और इन सब को डिटेक्ट करने के लिए हम जो है ना वो डिफरेंट टेस्ट भी यहाँ पे यूज़ करते हैं। जैसे कि हम आयोडीन टेस्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं इनकी डिटेक्शन के लिए। आयोडीन टेस्ट होती है, आयोडीन टेस्ट जो होती है वो उनकी डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। सो याद रखिए, आयोडीन टेस्ट
किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड, डिटेक्शन ऑफ टाइप ऑफ पॉलीसेकेराइड। भाई पॉलीसेकेराइड की पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप है ये डिटेक्ट करने के लिए, समझिएगा, पॉलीसेकेराइड का कौन सा टाइप है ये डिटेक्ट करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं उसे आयोडीन टेस्ट कहा जाता है, और उन टेस्ट को हम ये भी समझते हैं और आगे वाले टॉपिक भी समझते हैं। जैसे कि अगर हम वापसी आएंगे अपने कॉन्सेप्ट की तरफ, तो हमें ये पता चलेगा कि जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सेल के अंदर, और इनका क्या रोल होता है ये मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो पॉलीसेकेराइड है दैट इज टर्म्ड एज स्टार्च। स्टार्च को देख लेते हैं क्या होता है। सो वी हैव स्टार्च, और स्टार्च क्या होता है इसको समझिएगा आप। स्टार्च को कहा जाता है दैट इज मोस्ट अबंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ इट इज मोस्ट abundant reserve food material of higher plants। हायर प्लांट्स के अंदर जो ग्लूकोज होती है वो किस फॉर्म में स्टोर होती है? दैट इज स्टोर इन फॉर्म ऑफ स्टार्च। याद रखिएगा, जो ग्लूकोज है ना, जब एक्सेस में ग्लूकोज आ जाती है ना बॉडी के अंदर, तो फिर वो किसी न किसी फॉर्म में स्टोर होती है। तो प्लांट के अंदर ये ग्लूकोज किस चीज़ में स्टोर हो जाती है? दैट इज स्टोर इनटू स्टार्च। तो इसी वजह से इसको कहा जाता है रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स। ये याद रखिएगा ये कॉन्सेप्ट। कहाँ पे आपको मिलेगा ये स्टार्च? कहाँ में मिलेगा? फाउंड इन, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, स्टार्च आर फाउंड इन सीरियल्स। सीरियल का मतलब क्या होता है भाई? ये जो अनाज होते हैं हमारे पास, सीरियल्स, उनके अंदर आपको मिलेगा। लिग्यूम्स जो हमारे पास होते हैं, लिग्यूम्स, दाल वगैरह जो होती है उनके अंदर आपको मिलेगा। और इसके अलावा लिग्यूम्स जो होते हैं जैसे कि फली वाले पौधे जो होते हैं हमारे पास, उनके अंदर आपको मिलेगा ये। और इसके अलावा ट्यूबर्स का नाम आपने सुना होगा, ट्यूबर्स, आलू, ये पूरा का पूरा मैंने कहा था ना, आलू का ऊपर वाला छिलका उतारेंगे तो अंदर जो होगा वो आपको क्या मिलेगा? स्टार्च होगा, वो कार्बोहाइड्रेट होगा। और अदर जो वेजिटेबल्स हैं उनके अंदर आपको स्टार्च लाजमी मिलेगा। अच्छा, ये जो हम आटा खाते हैं ना, आटा, ये भी स्टार्च कंटेनिंग होता है मोस्टली। तो ये चीज़ें आपने यहाँ पे याद रखनी है। सिंपली क्या होता है, हमारे पास जो स्टार्च होता है उसकी दो फॉर्म होती है। देयर आर टू फॉर्म ऑफ स्टार्च। एक स्टार्च को अगर आप देखेंगे, अच्छा आपको पता होना चाहिए हमारे जो प्लांट के सेल होते हैं उसमें स्टार्च जो होता है वो स्टोर्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो स्टार्च जो होता है वो दो फॉर्म में मिलेगा आपको प्लांट के सेल के अंदर, जहाँ पे वो स्टोर होता है, स्टोरिंग सेल के अंदर दो फॉर्म में मिलेगा। एक मिलेगा वो ब्रांच्ड चेन की फॉर्म में, ब्रांच्ड चेन वो होगा तो सही, लेकिन वो ब्रांच चेन की फॉर्म में होगा। और एक होगा जो हमेशा कह सकते हैं कि लीनियर स्ट्रेट चेन के अंदर, एक ब्रांच चेन के अंदर मिलेगा और एक आपको मिलेगा स्ट्रेट चेन के अंदर। तो इसी वजह से हमारे पास दो टाइप के स्टार्च होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। एक होता है जो कि हमारे पास दैट इज ब्रांच, और एक होता है हमारे पास दैट इज स्ट्रेट चेन। तो जो ब्रांच चेन होती है वो कुछ ऐसे होती है, देखें अगर आप देखेंगे तो ये स्टार्च है, ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल बना रहा हूँ मैं। सो व्हाट आर दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज, सही है। और ये ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है, और ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के साथ आपने याद रखना है इसके अंदर देखिए चेन से ब्रांच मिलेगी, इसे देखिए ब्रांच मिल रही है आपको, सही है। बुक में से मैं आपको रीड करवाऊंगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो ये ब्रांच चेन है, यहाँ पे ये भी ग्लूकोज है, देखें ये भी ग्लूकोज है, ये सब ग्लूकोज है, यहाँ से ये भी ग्लूकोज है। ये जो ग्लूकोज है जो स्ट्रेट चेन में जा रहे हैं, इनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट बॉन्डिंग विल बी 1,4 बॉन्डिंग, ठीक है, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, सही है। यहाँ से जो चेन बन रही है इसके बीच में बॉन्ड कौन सी होगी? दैट इज 1,6 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो याद रखिएगा ये थोड़ा सा डिफरेंस है। स्ट्रेट चेन में जो बॉन्डिंग होगी वो 1,4 होगी, और जो ब्रांच में बॉन्डिंग होगी 1,6 होगी। बुक में तस्वीर इनकी बताई गई है, वो मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। अगर बुक में नहीं तो फिर जो है ना वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कहीं ना कहीं से मैं आपको तस्वीर में ये समझा दूंगा। स्ट्रेट चेन का जो ग्लूकोज होता है वो सीधी चेन में होता है, उसके अंदर आपको कोई भी ब्रांचिंग क्राइटेरिया नज़र नहीं आएगा, वो स्ट्रेट चेन में से नज़र आएगा। और आपको पता है स्ट्रेट चेन में होगा, सारा ग्लूकोज से बना है, तो कौन सी चेन होगी? दैट इज़ अल्फ़ा 1 and 4 लिंकेज होगा इनके अंदर।
तो याद रखिएगा 2 टाइप के स्टार्च है, एक है ब्रांच जो है ना वो चेन वाला, जैसे आप, अच्छा ये जो ब्रांच चेन वाला होता है इसका नाम तो मैंने दिया ही नहीं, तो मैं यहाँ पे आपको इनके बारे में समझो। जो ब्रांच चेन वाला स्टार्च होता है उसे कहा जाता है अमाइलो, दिस इज टर्म्ड एज अमाइलो, दिस इज टर्म्ड एज अमाइलोपेक्टिन। और जो स्ट्रेट चेन में आपको स्टार्च मिलेगा उसको आप नाम देंगे अमाइलोस। तो मतलब कि स्टार्च के कितने टाइप है, 2 टाइप है, अमाइलोपेक्टिन एंड अमाइलोस, ये स्टार्च के टाइप है। अगर स्टार्च स्ट्रेट चेन में तो क्या कहेंगे आप, अमाइलोस, और अगर वो ब्रांच चेन में तो क्या कहेंगे, अमाइलोपेक्टिन। बाकी बुक में से हम देखेंगे और बुक में से आपको यहाँ पे समझाएंगे इनके बारे में। आपके बुक में एक चीज़ बताई गई होगी कि जो अमाइलोस होता है दैट इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, ये हॉट वाटर में सोल्यूबल होता है। मैं यहाँ पे हॉट वाटर लिख रहा हूँ तो आप समझ जाइएगा कि इट विल बी सोल्यूबल इन हॉट वाटर, सोल्यूबलाइज हो जाएगा हॉट वाटर के अंदर, ठीक है। और अगर आप अमाइलोपेक्टिन की बात कर रहे हैं तो वो ना ही हॉट वाटर में सोल्यूबल है ना ही कोल्ड वाटर में, वो कहीं पे भी सोल्यूबल नहीं होता क्योंकि उसके अंदर ब्रांचिंग पाई जाती है। कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। इसकी मैं टेस्ट आपको बताता हूँ, इसको डिटेक्ट करने की टेस्ट, और फिर आगे वाला टॉपिक पढ़ते हैं। स्टार्च की डिटेक्शन टेस्ट करते हैं। मैंने आपको कहा कि किसी भी पॉलीसेकेराइड को डिटेक्ट करने के लिए हम जो टेस्ट करते हैं दैट इज़ द आयोडीन टेस्ट, उसके बारे में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन बताई। तो हम यहाँ पे आयोडीन टेस्ट का थोड़ा सा जिक्र करते हैं। सपोज़ मेरे पास ये एक टेस्ट ट्यूब है, सही है, इफ़ आई एम हैविंग अ टेस्ट ट्यूब, तो लेबोरेटरी के अंदर आपने देखा होगा टेस्ट ट्यूब के बारे में से, दिस इज़ अ टेस्ट ट्यूब, सही है। इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने स्टार्च डिपॉजिट कर दिया, इसे आपने इसके अंदर क्या लगा दिया, स्टार्च लगा दिया, लाइक दिस इज़ अ स्टार्च ओवर एयर। आपने इनपुट कर दिया स्टार्च को अंदर की तरफ, सही है। जैसे आपने स्टार्च को इनपुट किया तो ऊपर से आपने इसको रिएक्ट करवाया विद अनदर सॉल्यूशन दैट इज़ आयोडीन, आपने आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया, इसीलिए इसको आयोडीन टेस्ट कहा जाता है। अगर ये स्टार्च होगा तो आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर जो स्टार्च होगा वो कौन सा कलर देना शुरू कर देगा, इट विल बी स्टार्टिंग टू प्रोवाइड ब्लू कलर। कौन सा कलर देना शुरू कर देगा, ब्लू कलर। अगर ब्लू कलर प्रेजेंट है, अगर स्टार्च का आपने आयोडीन टेस्ट किया और आपको कलर मिला ब्लू कलर, तो समझ जाइएगा ये पॉजिटिव टेस्ट है, पॉजिटिव फॉर स्टार्च। ये इंडिकेट करता है ब्लू कलर के ये स्टार्च मौजूद है इस स्ट्रक्चर है, इस कंपाउंड के अंदर। कोई भी चीज़ आपको मिली है, आपको पता नहीं है कार्बोहाइड्रेट है, ये सॉरी आपको पता नहीं है ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, क्या है, आपने सिंपली क्या करना है, आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर डिपॉजिट करना है। अगर उसका कलर ब्लू हो जाएगा तो आप समझ जाएंगे कि ये आपके पास जो कंपाउंड था वो स्टार्च है। कितना ईजी है ये, तो समझ लें इस चीज़ को, ठीक है। तो आयोडीन सॉल्यूशन में जो स्टार्च होता है उसका कलर क्या आ जाता है, ब्लू कलर आ जाता है। ऐसे ही एक और कंपाउंड है हमारे पास, एक और पॉलीसेकेराइड है, और वो जो सेकंड पॉलीसेकेराइड है, सेकंड पॉलीसेकेराइड का नाम है दैट इज ग्लाइकोजन। सो दैट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजन। जैसे कि अगर आपको मैंने नाम दिया कि प्लांट के अंदर अगर रिजर्व फूड मटेरियल है तो आप कह रहे हैं स्टार्च, ऐसे ही अगर आप कहेंगे अच्छा इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ, इट इज आल्सो पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज, ये भी ग्लूकोज का पॉलीमर है, नंबर 1 ये चीज़ याद रखनी है। एंड इट इज हमेशा कह सकते हैं कि इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, इट इज अच्छा ऐसे लिखते हैं, इट्स मोलिकुलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च। इसीलिए कभी कभार इसको एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है, हैंस कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च। याद रखिएगा, इसी वजह से एनिमल स्टार्च भी कहा जाता है ग्लाइकोजन को, क्योंकि मॉलिक्यूल इनका जो होता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर वो सिमिलर होता है। ये आपने चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। कॉमनली अगर आप देखेंगे तो आपको कहाँ पे मिलेगा, इट इज़ फाउंड इन
बैक्टीरिया, आपको बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन मिलेगा, आपको फंजाई जो होते हैं उनके अंदर ग्लाइकोजन मिलेगा, और एनिमल के अंदर भी आपको क्या मिलेगा, ग्लाइकोजन मिलेगा। तो इसे कहा जाता है रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इट इज आल्सो टर्म्ड एज रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ एनिमल्स। मुझे ये बताएं, प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल क्या था? आपने कहा कि सर वो तो स्टार्च था, मैं हमने पढ़ा ना, रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ प्लांट इज स्टार्च। तो एनिमल का रिजर्व फूड मटेरियल क्या है? दैट इज ग्लाइकोजन। मतलब कि हम जब ग्लूकोज खाते हैं तो ग्लूकोज जब ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारी बॉडी में हो जाता है तो वही ग्लूकोज कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर ये स्टोर हो जाता है, और ज़्यादातर स्टोर होता है इन लिवर एंड, अगर आप ह्यूमन की बात कर रहे हैं तो ह्यूमंस में ये लिवर एंड मसल्स सेल्स के अंदर, याद रखिएगा, लिवर एंड मसल सेल्स के अंदर ये स्टोर्ड फॉर्म में आपको मिलेगा। तो जब भी हम खाना खाते हैं और हमारी ग्लूकोज जो होती है वो कौन सी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारे सेल के अंदर स्टोर हो जाती है। तो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, यही आपके बुक के अंदर बताया गया। अच्छा, ग्लाइकोजन जो होता है वो थोड़ा कुछ ऐसे होता है, उसमें ब्रांचिंग ज़्यादा होती है। देखें ये ऐसे बहुत सारी ब्रांचेस से बनता है। ये ग्लाइकोजन जो होता है इसमें हाईली ब्रांच्ड है ये स्ट्रक्चर, याद रखिएगा, ग्लाइकोजन इज हाईली ब्रांच्ड। स्टार्च को आप देख लें, सिर्फ अमाइलोज स्ट्रेट चेन में होता है, सिर्फ अमाइलोपेक्टिन थोड़ा सा ब्रांच्ड आपको नजर आता है, वो भी एक या दो ब्रांचेस होंगी, लेकिन यहाँ पे देखिए बहुत सारी ब्रांचेस है, तो ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर होता है, आपने याद रखना है। चलें जी भाई, हम स्टार्च का जैसे हमने आयोडीन टेस्ट किया था वैसे ही हम करते हैं ग्लाइकोजन का आयोडीन टेस्ट। देखना चाह रहे हैं कि ग्लाइकोजन जब आयोडीन में डिजोल्व होता है तो कौन सा कलर प्रोवाइड करता है। हम जैसे ही अभी समझिएगा कॉन्सेप्ट को, हम जैसे ही इसको डिजोल्व करेंगे, ये हमारे पास एक कंपाउंड है, दिस कंपाउंड इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजन। ये क्या है हमारे पास? ये है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन को किसके अंदर हम जो है ना वो डिजोल्व करेंगे? विल बी डिजोल्विंग इन अ सॉल्यूशन टर्म्ड ए आयोडीन। जैसे ही आयोडीन सॉल्यूशन में डिजोल्व करेंगे तो आयोडीन सॉल्यूशन में डिजोल्व करने के बाद इसका जो कलर होगा वो कैसा आना शुरू हो जाएगा? इसका जो कलर होगा दैट विल बी अपियर्ड टू बी रेड, ये रेड होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही रेड कलर आपको शो हो तो समझ जाइएगा आपका जो ग्लाइकोजन का टेस्ट है वो पॉजिटिव टेस्ट है। इसका मतलब ये है कि इस कंपाउंड को जो आप डिटेक्ट करना चाह रहे हो उसमें ग्लाइकोजन मौजूद है। कितना ईजी है समझने के लिए। स्टार्च जो होता है वो आयोडीन सॉल्यूशन में ब्लू कलर देता है और ग्लाइकोजन आयोडीन सॉल्यूशन में रेड कलर देता है। ये हाईली ब्रांच्ड होता है, बैक्टीरिया, फंजाई, एनिमल्स में ये पाया जाता है। मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर सिमिलर स्टार्च जैसा होता है, इसीलिए इसको एनिमल स्टार्च कहा जाता है। रिजर्व फूड मटेरियल है हायर एनिमल्स का। इतना ही आपने याद रखना। बुक में से जब हम रीड करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सेलुलोज को देखते हैं एक मरतबा। एक और पॉलीसेक्राइड है सेलुलोज, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो सेलुलोज होता है इसको भी कहा जाता है इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। याद रखिएगा, इट इज़ आल्सो पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। और याद रखिएगा यहाँ पे जितने भी हम पॉलीसेक्राइड पढ़ रहे हैं वो ज़्यादातर ग्लूकोज के ही हमेशा कह सकते हैं कि पॉलीमर्स हैं। जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, ऐसे ही सेलुलोज भी किसका पॉलीमर है? ग्लूकोज का। इससे एक टर्म से आपने याद रखना है कि इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। इट इज मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। ये एक चीज़ याद रखिएगा, आपके किसी भी टेस्ट के अंदर ये पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में कौन सी है, तो आप कौन से नाम से जाएंगे? दैट इज़ द सेल्यूलोज। ये सेल्यूलोज होता है, याद रखिएगा। जो सेल्यूलोज है वो सेल्यूलोज स्ट्रेट चेन में होता है, याद रखिएगा, ऐसे स्ट्रेट चेन में। इट इज़ इन अ स्ट्रेट चेन लाइक दिस। वो सीधा सीधा होता है एक स्ट्रेट चेन के अंदर ऐसे, सही है। सो दे आर इन स्ट्रेट चेन। ये स्ट्रेट चेन में आपको मिलेगा और यही स्ट्रेट चेन आगे जाके ऐसे स्पाइरली कोइल्ड हो जाएगी। यही स्ट्रेट चेन आगे जाके स्पाइरली कोइल्ड हो जाएगी, समझिएगा, स्पाइरली कोइल्ड। और स्पाइरली कोइल्ड होने के बाद ये एक बड़े बड़े ट्यूब्स बनाएगी।
स्पाइरली कोल्ड होने के बाद ये क्या बनाएंगे, ये ट्यूब्स बनाएंगे और यही ट्यूब्स आगे आपस में मिल जाएंगे, समझिएगा, यही ट्यूब्स आगे आपस में मिल जाएंगे और यही ट्यूब्स जाके बनाएंगे प्लांट की सेल वॉल। यही ट्यूब्स जो होंगे, ये ट्यूब्स आगे जाके बनाएंगे प्लांट के सेल की सेल वॉल। जो प्लांट के अंदर सेल होता है, उस सेल की जो सेल वॉल होती है, दैट सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ दीज ट्यूब्स। ट्यूब्स आर स्पायरली कोल्ड और स्पायरली कोल्ड को खोलेंगे तो आपको स्ट्रेट चेन मिलेगी। ये स्ट्रेट चेन किसकी है, सेल्यूलोज की है। तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे बनती है इनकी सेल वॉल। आपके बुक में भी यही बताया गया है। ये हमारे पास मैंने प्लांट का सेल बना दिया, तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो प्लांट के सेल के अंदर आपको ऐसे बहुत सारे ट्यूब्स मिलेंगे, ऐसे यू विल फाइंड द ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज ऐसे। और ट्यूब्स को अगर आप ओपन करेंगे तो ट्यूब्स के अंदर आपको क्या मिलेंगे, आपको स्पाइरली कोइल्ड ऐसे स्ट्रक्चर मिलेंगे, स्पाइरली कोइल्ड, और वो स्ट्रेट चेन में आपको मिलेंगे। दीज आर द स्ट्रक्चर्स, ये जो स्ट्रक्चर्स हमारे पास है यहाँ पे, दीज आर द स्ट्रक्चर्स ऑफ सेल्यूलोज। आपने ये याद रखना, आपके बुक में बताया गया है। बुक को जब आप रीड करेंगे तो वहाँ पे यही बताया गया होगा कि ये स्ट्रेट चेन में होते हैं और ये स्ट्रेट चेन में आगे जाके स्पाइरली कोइल्ड हो जाते हैं और फिर कंडेंस होने के बाद ट्यूब्स बनाते हैं और यही ट्यूब्स होते हैं जो कि सेल्यूलोज के फाइबर्स बनाने में हेल्प करते हैं। एक चीज़ आपने यही याद रखनी है। अच्छा, जो इंसान होता है, अगर आप इंसान देखेंगे ना तो इंसान के अंदर ये डाइजेस्ट नहीं होता। ह्यूमन के अंदर अगर आप देखेंगे, सपोज इस ह्यूमन, इस ह्यूमन को आप जैसे ही स्टार्च देंगे खाने के लिए तो ये स्टार्च डाइजेस्ट, स्टार्च नहीं, सेल्यूलोज की हम बात कर रहे हैं। आप इस ह्यूमन को, सपोज ये ह्यूमन है, ये लग नहीं रहा, गौर से देखेंगे तो ह्यूमन लग नहीं रहा ये, लेकिन आपको मानना पड़ेगा ये कि ये ह्यूमन है, ये ह्यूमन है भाई। और ये ह्यूमन को आपने सेल्यूलोज खिलाया, आपने कहा कि भाई खाओ सेल्यूलोज, तो ये सेल्यूलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, नो डाइजेशन। पता है क्यों? क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए, सेल्यूलेज। सो नो सेल्यूलेज फाउंड इन ह्यूमन, नो सेल्यूलेज फाउंड इन ह्यूमन। ह्यूमन के अंदर आपको इन ह्यूमन से ना, नो सेल्यूलोज फाउंड इन ह्यूमन मैंने बना दिया, समझ आएगा। सेल्यूलोज आपको नहीं मिलेगा इनके अंदर। अगर सेल्यूलोज नहीं मिलेगा तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि सेल्यूलोज इंसान के अंदर कभी भी डाइजेस्ट नहीं होगा। हाँ, भेड़, बकरी और भैंस, गाय वगैरह, उनके अंदर डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि उनके अंदर सेल्यूलेज पाया जाता है जो कि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका? ये भी आपके बुक के अंदर बताया गया। चलें जी, आयोडीन टेस्ट करते हैं। आयोडीन टेस्ट के अंदर हम इसको डिपॉजिट करते हैं। देखना चाह रहे हैं कि आयोडीन टेस्ट के अंदर व्हाट शुड बी इट्स कलर। हमने आयोडीन सॉल्यूशन के अंदर एक जो है ना वो सेल्यूलोज को हमने डिज़ोल्व कर दिया आयोडीन टेस्ट के लिए और आयोडीन टेस्ट की हमने। तो आयोडीन टेस्ट के अंदर अगर गौर से देखें तो कोई कलर इसका चेंज हुआ? नो कलर चेंज, मतलब कि ना ही रेड आया ना ही ब्लू आया। अगर ब्लू आता तो क्या कहते? स्टार्च है। रेड आता तो क्या कहते? ग्लाइकोजन है। कोई भी कलर नहीं आया तो क्या कहेंगे? सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज आयोडीन के अंदर कोई भी कलर नहीं देता। फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये भी तो ग्लूकोज से बना है, सर बाकी भी तो ग्लूकोज से बने थे, तो ये कलर क्यों नहीं दे रहा? तो याद रखिएगा, ये जो बना होता है वो बना होता है बीटा ग्लूकोज से। और मैंने आपको बीटा ग्लूकोज पढ़ाया हुआ, जब OH ऊपर की तरफ होगा कार्बन नंबर 1 पे तो वो बीटा ग्लूकोज है। तो ये बीटा ग्लूकोज से बनता है, इसीलिए ये आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करता तो इनका कलर चेंज नहीं होता। लेकिन बाकी ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह है ना, वो किस चीज़ से बने? दे आर कंपोज्ड ऑफ अल्फा ग्लूकोज। अच्छा, ये देखिए स्ट्रेट चेन है तो आप कहेंगे सर अमाइलोज भी तो स्ट्रेट चेन थी, लेकिन अमाइलोज अल्फा ग्लूकोज के साथ बनी हुई थी और ये किससे बनी है? बीटा ग्लूकोज से। बस यही कॉन्सेप्ट याद रखना है। मेन काम क्या है सेल्यूलोज का? सबसे इंपॉर्टेंट काम है प्लांट की सेल वॉल। याद रखिएगा, जो प्लांट्स की सेल वॉल होती है वो कौन सी चीज़ से बनती है? दैट इज कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। कैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, आप इस चीज़ को देख सकते हैं कि मैंने कैसे आपको बताया कि ये सेल्यूलोज से कैसे बनती है। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट अबाउट द सेल्यूलोज, और यही आपने यहाँ तक याद रखना है। आखिरी पॉलीसेकेराइड का टाइप है, उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। उसे काइटिन कहा जाता है और काइटिन का एक जनरल फार्मूला आपके बुक में बताया गया है, आपने अच्छे से समझना है इसको। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो काइटिन का जनरल फार्मूला होगा C8H13O5
एन और होल नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ये एक ही फार्मूला है, एक ही मॉलिक्यूल है। सपोज काइटिन का ये एक मॉलिक्यूल है, ऐसे जब बहुत सारे काइटिन के मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो फिर वो एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो याद रखिएगा, तो ये काइटिन जो होता है, ये होल नंबर का मतलब ये होता है कि बहुत सारे जब ऐसे यूनिट मिलेंगे, काइटिन के यूनिट नहीं बल्कि बहुत सारे जब ऐसे यूनिट मिलेंगे तो आप इसे नाम देंगे, दैट विल बी टर्म्ड एज द काइटिन। अच्छा, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर पता ये किसका फार्मूला है? दिस इज द फार्मूला ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। याद रखिएगा, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का फार्मूला, ये जो फार्मूला है वो ग्लूकोज का फार्मूला नहीं है। ग्लूकोज का फार्मूला क्या है? C6H12O6। एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन का फार्मूला क्या है? C8H13O5N, और उसके साथ आपने लगाना है होल नंबर। सही है, तो ये हो गया एन एसिटाइल। जब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन मिलेंगे ना तो बनेगा काइटिन। तो याद रखिएगा, काइटिन क्या होता है? जब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, इसको शॉर्ट में कहा जाता है NAG, नेग। जब बहुत सारे नेग मिलेंगे ना तो फिर जो स्ट्रक्चर बनेगा, अच्छा नेग भी आपस में अटैच होने चाहिए। जब बहुत सारे नेग आपस में मिलेंगे ना तो इनके मिलने से जो स्ट्रक्चर बनेगा, उस स्ट्रक्चर को क्या नाम देंगे आप? काइटिन का। तो याद रखिएगा, व्हाट इज काइटिन? इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ नेग। नेग का मतलब क्या था? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। जैसे कि स्टार्च को क्या कह रहे थे हम? पॉलीमर्स ऑफ ग्लूकोज। सेलुलोज को क्या कर रहे थे? क्या कह रहे थे? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज। ऐसे काइटिन को क्या कहेंगे? पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज नहीं, पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, मतलब कि नेग का पॉलीमर। जब बहुत सारे नेग मिलेंगे तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे क्या कहेंगे आप? काइटिन का नाम देंगे इसे। तो ये जो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइड होता है, ये होता है अमाइड डेरिवेटिव। याद रखिएगा, इट इज अमाइड डेरिवेटिव, इसे अमाइड डेरिवेटिव कहा जाता है। अच्छा, अमाइड डेरिवेटिव क्या होता है? जब भी कार्बन हो और कार्बन के साथ नाइट्रोजन हो और नाइट्रोजन के साथ ऐसे हाइड्रोजन मौजूद हो और अगेन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये जो ग्रुप बनता है इसे अमाइड ग्रुप कहा जाता है। दिस ग्रुप, ये जो ग्रुप बन रहा है हमारे पास, ये ग्रुप को कहा जाता है अमाइड ग्रुप। इट्स नॉट अमाइन ग्रुप, इट इज़ अमाइड। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके साथ NH मौजूद है तो आप इसे क्या कहेंगे? इट इज़ अमाइड डेरिवेटिव। तो इसीलिए एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन को क्या कहा जाता है? अमाइड डेरिवेटिव। अभी मैं समझाता हूँ स्ट्रक्चर बना के, तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। देखें, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाऊँ, नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले, नॉर्मल ग्लूकोज, और फिर अच्छा काइटिन को कहता है मॉडिफाइड ग्लूकोज का। ये मॉडिफाइड हो गया ना ग्लूकोज। देखिए, नॉर्मल ग्लूकोज तो एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है ही नहीं, तो नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपके बुक के अंदर अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ लेक्चर से हम नॉर्मल ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बार बार बना रहे हैं। ये नॉर्मल ग्लूकोज हो गई हमारे पास, यहाँ पे H मौजूद होगा, यहाँ पे OH होगा, यहाँ पे H, अगेन यहाँ पे OH ऐसे, और अंदर की तरफ OH, अगेन H और H एंड OH, एंड ऊपर की तरफ देखेंगे तो आएगा CH2OH। कौन से ग्लूकोज है भैया? ये नॉर्मल ग्लूकोज है जो स्टार्च बनाती है, यही वो ग्लूकोज है जो ग्लाइकोजन बनाती है, ऐसे ना। अभी मॉडिफाइड ग्लूकोज की बात करते हैं, तो इसीलिए काइटिन को मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्योंकि ये मॉडिफाइड ग्लूकोज से बनता है। और जो मॉडिफाइड ग्लूकोज है उसका नाम होता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। तो अभी याद रखिएगा, मॉडिफाइड ग्लूकोज कैसे बनेगी, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लें। यहाँ पे सेम ग्लूकोज है लेकिन कार्बन नंबर 2 पे चेंज आएंगे। याद रखिएगा, सेम ग्लूकोज है, देखें H ऊपर नीचे की तरफ OH सेम है, और यहाँ पे भी आप देखेंगे OH अंदर की तरफ होगा, H यहाँ पे होगा, अगेन H, और यहाँ पे OH आपको मिलेगा, ऊपर की तरफ आपको मिलेगा CH2OH, ऐसे ना, सिमिलर है। लेकिन कार्बन नंबर 2 पे अगर आप देखेंगे तो कार्बन नंबर 2 पे आपको मिलेगा एक ग्रुप जिसका नाम है अमाइन ग्रुप। ये क्या हो गया? दिस इज अमाइन। और इसी अमाइन ग्रुप के साथ एक और ग्रुप अटैच होता है, इस ग्रुप को कहा जाता है दैट इज दिस ग्रुप इज टर्म्ड एज एसिटाइल ग्रुप। ये जो ग्रुप है CH3 कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसे कहा जाता है एसिटाइल। ये जो रेड कलर में मैंने बनाया है दैट इज एसिटाइल ग्रुप। इसे कौन सा ग्रुप का नाम आप देंगे? दिस इज एसिटाइल ग्रुप। और ये जो ब्लू कलर में मैंने बनाया है दैट इज अमाइन ग्रुप, इसे आप नाम देंगे अमाइन ग्रुप। इसीलिए इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे हम? एन, इसी वजह से आप इसको एन कहेंगे, एन एसिटाइल, मतलब कि एन के साथ एसिटाइल मौजूद है, एन एसिटाइल। और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या है? ग्लूकोज, और लास्ट में क्या है? अमाइन। ये इसका केमिकल नेम है, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन।
तो ये आपका हो गया नेग। और ऐसे जब बहुत सारे नेग मिलेंगे तो उस नेग के मिलने के बाद आपके पास जो स्ट्रक्चर बनेगा उसे कहेंगे आप काइटिन। तो इसी वजह से इसको मॉडिफाइड, काइटिन को मॉडिफाइड कार्बोहाइड्रेट कहा जाता है, क्योंकि वो मॉडिफाइड ग्लूकोज से बनता है। देखिए मैंने आपको बता दिया कैसे मॉडिफाइड ग्लूकोज से बना। कार्बन नंबर 2 पे चेंज है, दो चीज़ें आ रही है, एक अमाइन ग्रुप आ रहा है कार्बन नंबर 2 पे, और उसके साथ दूसरा रहा एसिटाइल ग्रुप। ये एसिटाइल ग्रुप है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड CH3, ये एसिटाइल ग्रुप है और ये अमाइन ग्रुप है, दोनों मिल जाएंगे तो ये वाला कंपाउंड बन जाएगा एन एसिटाइल। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ पे लगा दूंगा तो ये भी क्या बन जाएगा, एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन। जब बहुत सारे एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमाइन आपस में मिक्स होंगे, कंडेंस होंगे, कंडेंस होने के बाद वो एक स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे क्या कहेंगे आप, काइटिन का नाम देंगे। ये कॉन्सेप्ट आई गेस यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अच्छा, आपके बुक में एक चीज़ बताई गई होगी कि भाई जो सेल्यूलोज होता है ना, मैंने आपको बताया सेल्यूलोज जो होता है वो ट्यूब्स बनाता है और वही ट्यूब सेल वॉल बनाती है, ऐसे ना। इन ट्यूब्स को कहा जाता है माइक्रोफिब्रिल। जो ट्यूब्स होते हैं वहाँ पे मैंने बताया नहीं था उनका नाम, लेकिन आप यहाँ पे समझ लें उनको माइक्रोफिब्रिल कहा जाता है। इसी तरीके से जो काइटिन होता है, काइटिन, इसी तरीके से जो काइटिन होता है वो भी ऐसे ही सेल्यूलोज की तरह ट्यूब्स बनाता है। काइटिन के जो ट्यूब्स होते हैं वो सेल्यूलोज से भी छोटे होते हैं और उन्हें कहा जाता है नैनोफिब्रिल्स। कितना ईजी है देखें, समझने की कोशिश करें। जो सेल्यूलोज हमारे पास होता है वो ट्यूब्स बनाता है और वही ट्यूब्स आगे जाके बनाते हैं सेल वॉल, उन्हें कहा जाता है माइक्रोफिब्रिल। लेकिन काइटिन जो ट्यूब्स बनाता है वो उससे भी छोटी होती है, उन्हें कहा जाता है नैनोफिब्रिल। एक चीज़ आपने ये भी यहाँ पे याद रखनी है। फंक्शनली अगर आप देखेंगे काइटिन को फंक्शनली, तो फंक्शनली काइटिन इज सिमिलर टू केराटिन प्रोटीन, सिमिलर टू केराटिन प्रोटीन, याद रखिएगा। अगर काइटिन को आप देखेंगे तो वो केराटिन प्रोटीन के जैसा है फंक्शनली। अभी केराटिन प्रोटीन क्या होती है भाई, वो प्रोटीन जो हमारे हेयर्स और नेल्स के अंदर पाई जाती है। हमारे जो बाल होते हैं वो और हमारे जो नाखून होते हैं उनके अंदर आपको जो प्रोटीन मिलेगी वो होगी केराटिन प्रोटीन। और वो जो केराटिन प्रोटीन होती है दैट इज फंक्शनली, जो काइटिन होता है वो केराटिन प्रोटीन के जैसे ही फंक्शन प्रोवाइड करता है। काइटिन को मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है, ये भी आपने एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। काइटिन जो होता है उसे कहा जाता है मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड। भाई क्यों कहते हैं आप मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, इसी रीज़न की वजह से इसको कहते हैं मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, क्योंकि इसको अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एन एसिटाइल ग्रुप मिलेगा। मतलब कि आपको यहाँ पे एक कंपाउंड मिलेगा, एक एलिमेंट मिलेगा जिसका नाम है नाइट्रोजन। और ये जो नाइट्रोजन होता है वो खास करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। याद रखिएगा, नाइट्रोजन की वजह से काइटिन के अंदर कौन सी बॉन्डिंग आ जाती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से ये साथ वाले दूसरे काइटिन के साथ बॉन्ड बनाता है और बॉन्ड बनाने के बाद एक बिल्कुल ही हार्ड और रिजिड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, गिविंग मोर स्ट्रेंथ। इसी वजह से इसको स्ट्रेंथ मिलती है क्योंकि ये डिफरेंट काइटिन, जो उस काइटिन के जो फाइबर्स होते हैं, काइटिन के जो फाइबर्स होते हैं, समझिएगा कॉन्सेप्ट, काइटिन के फाइबर्स जो होते हैं वो फाइबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, अटैच हो जाते हैं। किसकी मदद से अटैच हो जाते हैं, विद द हेल्प ऑफ अ कंपाउंड दैट इज टर्म्ड एज, विद द हेल्प ऑफ अट्रैक्शन दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये काइटिन की फाइबर्स आपस में अटैच रहते हैं ड्यू टू नाइट्रोजन ओवर देयर, सो दैट्स वाई दे आर वेरी स्ट्रेंथन, वो बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। ये एक चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, मैंने जब हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ाया था तो आपको ये चीज़ नहीं बताई थी, लेकिन याद रखिएगा हाइड्रोजन बॉन्ड जो होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो सिर्फ 3 एलिमेंट कास्ट कर सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो वो भाई क्लोरीन, आयोडीन, ये जो हो गए ये आपको जो है ना वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना के नहीं देंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड 3 ही बनाते हैं। आपने फ़ोन याद रखना है, FON, फ़ोन याद रखना है। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर देखें तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनती, सही है। ये 3 हाइड्रोजन बॉन्ड कास्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे नाइट्रोजन होता है काइटिन के अंदर, तो कॉमन सेंस भाई हाइड्रोजन बॉन्ड तो बनेगी, सही हो गया ना। चलो एक और चीज़ है, हमारे पास 2 टाइप के काइटिन होते हैं, आपके बुक में बताया गया, मैंने सोचा ये भी आपको समझा दूँ। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ काइटिन। अच्छा, स्पेलिंग देख लिया करें, स्पेलिंग कभी कहीं पे क्या हो जाती है, कहीं पे बुक में देख लिया करें। कभी कभार स्पेलिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन डोंट वरी अबाउट द कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। काइटिन 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मॉडिफाइड काइटिन, ठीक है। काइटिन खुद मॉडिफाइड होता है, NAG है, NAG के साथ कोई और चीज़ मिल जाएगी तो फिर वो मॉडिफाइड कहलाएगा। और एक होता है नॉन मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड, एक होता है मॉडिफाइड और एक होता है अनमॉडिफाइड काइटिन, सही है। मॉडिफाइड जो होता है उसे कहा जाता है इम्प्योर काइटिन, इसे इम्प्योर काइटिन कहा जाता है। और अनमॉडिफाइड जो होता है उसे कहा जाता है प्योर काइटिन। तो मॉडिफाइड काइटिन क्या होता है, देखें अभी समझने की कोशिश करिएगा। सपोज ये नेग है,
नेग का मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, ये दूसरा नेग है अगेन एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, अगेन ये तीसरा नेग एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, कुछ भी नहीं है, वही आगे मैंने जो बताया था। और इसके साथ एक और चीज़ मौजूद है, प्रोटीन मौजूद है इनके इंटरवल पे। सपोज P4 में प्रोटीन लिख रहा हूँ ये रेड कलर में, इसके साथ प्रोटीन भी मौजूद है। तो अभी ये मतलब मॉडिफाइड होगा अनमॉडिफाइड, तो मॉडिफाइड हो गया ना। तो ऐसे टाइप के आप काइटिन को क्या नाम देंगे, दैट इज द मॉडिफाइड काइटिन। और जो मॉडिफाइड काइटिन होता है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, दैट इज दी मैट्रिक्स ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। आपने इंसेक्ट का नाम सुना होगा, इफ यू विल हैव हर्ड अबाउट द इंसेक्ट, आपने इंसेक्ट का नाम सुना होगा। ये जो इंसेक्ट होते हैं हमारे पास, दीज आर द इंसेक्ट्स, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, इन इंसेक्ट्स को अगर आप देखेंगे तो ये जो इंसेक्ट होते हैं इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कौन से काइटिन से बना है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ, ये है इंसेक्ट्स कहलाते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का जो एक्सोस्केलेटन होता है वो कौन से काइटिन से बना है, दैट इज द मॉडिफाइड इम्प्योर काइटिन से ये बनता है। और ये बहुत ज़्यादा हार्डर एंड स्टिफर होता है। ये जो काइटिन होते हैं ये क्या होते हैं, ये काइटिन होते हैं हार्डर, ये काइटिन जो होता है इनके ऊपर, दैट काइटिन इज हार्डर मतलब कि सख्त, और स्टिफर वर्ड का भी मतलब होता है बहुत ज़्यादा सख्त होता है, बहुत ज़्यादा रिजिड होता है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा आपने मोलस्कस नाम सुना होगा, मोलस्कस और क्रस्टिशियन, उसके अंदर उसके जो शेल होते हैं वो भी मॉडिफाइड और इम्प्योर हमेशा कह सकते हैं कि उससे बने, काइटिन से बने। अच्छा, अनमॉडिफाइड और प्योर काइटिन क्या होता है हमारे पास, वो जो अनमॉडिफाइड होता है, यहाँ प्योर जो काइटिन हमारे पास होता है वो होता है ट्रांसल्यूसेंट, दैट इज ट्रांसल्यूसेंट होता है ये। मतलब कि अगर आप देखेंगे तो ओपाक सब्सटेंस जो होते हैं, ऐसे प्लिएबल होता है, आप इसको किसी भी शेप में चेंज कर सकते हैं, प्लिएबल। और किसी भी शेप में चेंज नहीं करते। प्लिएबल का मतलब होता है कि ये सॉफ्ट होता है और रिजिलियंट होता है, लचकदार, रिजिलियंट होता है ये, लचकदार होता है ये, एंड क्वाइट टफ होता है, और थोड़ा सा ये टफ होता है, याद रखिएगा, क्वाइट इट इज़ टफ। सो दैट इज़ अबाउट द अनमॉडिफाइड जो है ना वो, या प्योर काइटिन। या अनमॉडिफाइड या प्योर काइटिन आपको कहाँ पे मिलेगा, यू विल फाइंड देम इन अर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना उनमें मिलेगा, मोस्टली अर्थ्रोपोड्स में आपको ये मिलेगा, मोस्ट अर्थ्रोपोड्स। इंसेक्ट भी अर्थ्रोपोड्स में आ जाता है, लेकिन इंसेक्ट का जो खुद का जो स्केलेटन होता है वो मॉडिफाइड होता है, ठीक है ना। बाकी जितने भी अर्थ्रोपोड्स होते हैं इंसेक्ट्स के अलावा, उनके अंदर अनमॉडिफाइड और प्योर काइटिन पाया जाता है। और मॉडिफाइड में आपके बुक में एक और चीज़ बताई कि मोलस्कस जो होते हैं, स्नेल का नाम सुना होगा आपने, स्नेल, वो मोलस्कस की कैटेगरी में, उनका जो शेल होता है स्नेल के ऊपर वो भी मॉडिफाइड और इम्प्योर काइटिन से बना होता है। आई गेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक आपने चीज़ें समझनी है। आपका कार्बोहाइड्रेट का जो टॉपिक था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था आई गेस, लेकिन हमने इसको कंप्लीट कर लिया। 10 MCQs जो होंगे, 10 वो MCQs मैं आपको यहाँ पे सोल्व करवाऊँगा, इनके जो पास्ट पेपर में आ भी चुके हैं, और अभी इसमें से जो आने के चांसेस हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। और इसके अलावा एक और चीज़, हम रीड करते हैं ये पूरे टॉपिक्स और आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करते हैं। देखिए, हम रीडिंग करेंगे कार्बोहाइड्रेट के तीसरे एग्जाम्पल की या तीसरी क्लास की, दैट इज द पॉलीसेक्राइड्स। तो पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं, दे आर हाई मोलिकुलर वेट कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलाइसिस यील्ड मेनी मोनोसेक्राइड्स। They are formed by the condensation of hundreds of thousands of monosaccharide units. 100 और 1000 मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में मिलेंगे तो फिर वो पॉलीसेक्राइड बनेंगे। इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपके बुक के अंदर है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज एंड काइटिन। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है जो आपके बुक में बताया गया। हम स्टार्च के बारे में पढ़ेंगे, ग्लाइकोजन एंड सेल्यूलोज एंड काइटिन। तो ये इंपॉर्टेंट आपने याद रखना है। स्टार्च है नंबर 1, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड अबंडेंट रिजर्व्ड फूड मटेरियल ऑफ हायर प्लांट्स फाउंड इन सीरियल्स, अनाज के दाने, लिग्यूम्स, फली वाले पौधे वगैरह जो भी होते हैं, ट्यूबर्स, आलू जैसे हो गया, एंड अदर वेजिटेबल्स। It is made up of many glucose molecules joined together in a straight chain. अमाइलोस मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि अगर स्ट्रेट चेन होगी तो कहेंगे अमाइलोस, ये स्टार्च की टाइप है। विच इज सोल्यूबल इन हॉट वाटर, वो वाटर जो हॉट वाटर होगा उसमें सोल्यूबलाइज हो जाएगा अमाइलोस। इन ब्रांच्ड चेन अमाइलोपेक्टिन विच इज इनसोल्यूबल इन हॉट एंड कोल्ड वाटर। अगर आप आयोडीन सोल्यूशन के अंदर देखेंगे तो स्टार्च आपको कौन सा कलर देंगे, दे विल बी प्रोवाइडिंग द ब्लू कलर इन आयोडीन सोल्यूशन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपका। यहाँ पे रीडिंग मटेरियल में इसकी तस्वीर भी देखेंगे, वहां पे और ज्यादा अच्छे से क्लियर करते हैं कॉन्सेप्ट्स को। यहाँ पे ये जो तस्वीर नीचे इन्होंने दी है ना,
ये तस्वीर अगर आप गौर से देखेंगे तो ये ग्लाइकोजन की नहीं है, ये देखें ये अमाइलोज है, और यहाँ पे देखेंगे तो ये अमाइलोपेक्टिन है, और ग्लाइकोजन के नीचे इन्होंने दे दिया। लेकिन इस तस्वीर को समझते हैं थोड़ा सा। अगर आप गौर से देखेंगे तो अमाइलोज के अंदर स्ट्रेट चेन है, देखें, और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो 1 और 4 के बीच में बॉन्ड बन रहा है, तो इसीलिए इनके अंदर होता है 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट। ये अमाइलोज स्ट्रेट चेन में होता है और हॉट वाटर में ये सोल्यूबल होता है, ठीक है। लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आपको यहाँ पे ग्लाइकोजन में एक आपको यहाँ पे ये नजर आ रही है चेन, और एक ऊपर से ये वाली ब्रांच नजर आ रही है आपको, और इन दोनों को अगर आप देखेंगे तो ये 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बना रहा है, इससे बॉन्ड बनाता है। इन्होंने दिया नहीं है लेकिन आप समझने की कोशिश करें इसे, 1 और 6 के बीच में ये बॉन्ड बनता है। तो ये वाला जो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है वो क्या होता है, 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और अगर आप ये वाला देखेंगे तो ये वाला आपको क्या मिलेगा, 1,4 मिलेगा। तो ऐसे अगर आप गौर से इन चीजों को देखेंगे तो ये हमारे पास अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में इंफॉर्मेशन आपके बुक के अंदर बताई गई है। चलें जी, एक और है हमारे पास पॉलीसेकेराइड का एग्जांपल, दैट इज टर्म्ड एज ग्लाइकोजन। और अच्छा, ग्लाइकोजन और स्टार्च में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी सिमिलरिटीज है, लेकिन ये है कि ग्लाइकोजन जो होता है वो आपको एनिमल्स के अंदर मिलेगा आपको स्टोर्ड फॉर्म में, और जो स्टार्च होता है वो प्लांट का रिजर्व फूड मटेरियल है। सो हम इसको रीड करते हैं यहाँ पे। इट इज आल्सो अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, देखें सेम है, इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च बट फाउंड इन एनिमल्स, देयरफॉर इट इज कॉमनली कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च भी इसको कहा जाता है, सही है। इट इज मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया में आपको मिलेगा, फंजाई में आपको मिलेगा, इन एनिमल अबंडेंटली फाउंड इन एनिमल के कौन से स्ट्रक्चर्स में, लिवर में आपको ग्लाइकोजन स्टोर्ड फॉर्म में मिलेगा बहुत ज्यादा। ऐसा क्यों है आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। और मसल्स में आपको मिलेगा ग्लाइकोजन। अच्छा, जैसे ही आप इनको डिसोल्व करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन में तो कौन सा कलर देंगे, ये रेड कलर इंपार्ट करेंगे। तो रेड कलर में यहां पे बना रहा हूं, देखिए दे विल बी गिविंग द रेड कलर इन आयोडीन सॉल्यूशन। सो आपने याद रखना दैट इज अबाउट द ग्लाइकोजन। एक और पढ़ लेते हैं हम पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल में, दैट इज सेल्यूलोज। इट इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर। एमडीके या किसी भी टेस्ट के हवाले से इंपोर्टेंट एमसीक्यू जा सकता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट नेचर में कौन सा होता है, तो आप क्या लगाएंगे, सेल्यूलोज। सही हो गया। इट इज हाईली इनसोल्यूबल इन वाटर, पानी में ये डिजोल्व कभी भी नहीं होगा। इट इज नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए सेल्यूलेज, वो ह्यूमंस की बॉडी में नहीं बनता। In cellulose, the glucose units are joined together in straight chain and no branch chain present in it. इन्हें बिल्कुल ही straight chain molecule कहा जाता है, इनमें कभी भी ब्रांचिंग नहीं बनेगी। This straight chain becomes spirally coiled, और ये जो straight chain है वो आगे जाके spirally coiled हो जाएगी। ये straight chain है और ये आगे जाके spirally coiled हो जाएगी, और फिर वो बनाएगा माइक्रोफिब्रिल्स। ये ट्यूब्स हैं, माइक्रोफिब्रिल्स, या ये ट्यूब्स आप इनको कहेंगे। पहले माइक्रोफिब्रिल बनेगा, फिर बनेगा मैक्रोफिब्रिल, और फिर बनेगा सेल्यूलोज फाइबर। और ये सेल्यूलोज फाइबर अगर आप देखेंगे तो ये दीवार में ऐसे क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में मौजूद होंगे, एंड देन वो बनाएंगे प्लांट की सेल वॉल। मैं आपको ये तस्वीर के साथ समझाता हूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आगे रीड कर लेते हैं इसको। The straight chain becomes spirally coiled and condensed to form tubes, और वो ट्यूब्स होते हैं माइक्रो और मैक्रो fibrils के। These tubes of cellulose form cell wall of plant cells. Cellulose give no color in iodine solution. आप iodine solution में इनको डिसोल्व करें, आपको कोई भी कलर ये नहीं देगा। हम देखने जाएं तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, अगर गौर से आप देखेंगे तो ये हमारे पास आ गया सेल्यूलोज। देखिए सॉरी, ये हमारे पास है कोई भी प्लांट, उसका लीफ, और लीफ के कुछ सेल हमने निकाले हैं। तो सेल जो होते हैं प्लांट के, उनके ऊपर सेल वॉल पाया जाता है, और सेल वॉल किस चीज से बनी है, दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। तो सेल वॉल का हमने ये स्ट्रक्चर बाहर निकाला, देखिए यहाँ पे सेल वॉल को देखेंगे तो वो सेल्यूलोज फाइबर से मिलकर बनता है। सेल्यूलोज फाइबर्स को और ज्यादा खोलेंगे तो वो मैक्रोफिब्रिल्स में होगा। मैक्रोफिब्रिल्स को और ज्यादा आप खोलेंगे तो वो फाइबर्स जो होंगे वो माइक्रोफिब्रिल्स होंगे, एंड देन लास्ट में आपको सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो ऐसे सेल्यूलोज के मॉलिक्यूल कंडेंस होते हैं, और वो ऐसे कुछ माइक्रो और मैक्रोफिब्रिल्स बनाते हैं जिन्हें आप ट्यूब्स कहेंगे, और वही ट्यूब्स आगे जाके क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट में सेल वॉल बनाते हैं। तो बहुत ज्यादा इजी है कि ये सेल्यूलोज है, और ये सेल्यूलोज आगे जाके आपको फाइबर्स बनाएंगे, माइक्रोफिब्रिल्स एंड देन मैक्रोफिब्रिल्स एंड देन सेल्यूलोज फाइबर्स मिलेंगे, सेल वॉल बनेगा, एंड वो प्लांट की सेल वॉल बनाएंगे। सो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए किसी भी हमेशा कह सकते सेल्यूलोज के कॉन्सेप्ट को देखते हुए। एक और चीज़ है हमारे पास, दैट इज अबाउट द काइटिन। और आपको पता होना चाहिए काइटिन भी पॉलीसेकेराइड का एक एग्जांपल है, लेकिन काइटिन के अंदर जो ग्लूकोज होते हैं वो मॉडिफाइड ग्लूकोज होते हैं, ये याद रखिएगा।
मैंने आपको लेक्चर में बताया, रीड कर लेते हैं इनको। काइटिन, ये इसका फार्मूला बताया गया है जो कि होल नंबर है, मतलब कि ये बहुत सारे ऐसे यूनिट्स मिलेंगे तब जाके काइटिन बनेगा। सो इट इज अ लॉन्ग चेन पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। मैंने आपको लेक्चर में बताया था एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन कैसे बनता है। एन अमाइड डेरिवेटिव, अमाइड ग्रुप किसको कहते हैं? अगर आप गौर से देखेंगे तो ये वाला जो ग्रुप आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज द अमाइड ग्रुप। इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और उसके ऊपर एन मौजूद है, इस यूनिट को अमाइड कहा जाता है, इससे इनको अमाइड डेरिवेटिव्स भी कहा जाता है। ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है और ये ग्लूकोज के कार्बन नंबर 2 पे आ जाता है, जिसकी वजह से इसका नाम हो जाता है एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेलुलोज फॉर्मिंग क्रिस्टलिन नैनोफिब्रिल। देखिए सेलुलोज में क्या बन रहा था? मैक्रोफिब्रिल, माइक्रोफिब्रिल्स बन रहे थे, यहाँ पे नैनोफिब्रिल्स बनते हैं। उनके स्ट्रक्चर सिमिलर टू सेलुलोज होता है। फंक्शनली इट इज कंपेरेबल टू केराटिन प्रोटीन। अगर फंक्शन के बेसिस पे देखेंगे तो ये आपको केराटिन प्रोटीन के बारे में आपको ऐसे लगेगा। काइटिन इज मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कंटेनिंग नाइट्रोजन विच अलोज फॉर इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इनके अंदर आपको नाइट्रोजन मिलता है जिसकी वजह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है वो बनना शुरू हो जाती है। एक चीज याद रखिएगा, 3 मॉलिक्यूल हैं, सॉरी 3 एलिमेंट हैं जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। एक है नाइट्रोजन, एक होता है ऑक्सीजन और एक होता है फ्लोरीन। ये 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, बाकी ये क्लोरीन वगैरह ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते। तो आप इसको याद कैसे रखेंगे? आप इसको याद रखो, फोन याद रखना है। ऐसे मैंने NOF लिख दिया लेकिन आप फोन याद रखेंगे। ये 3 एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन मौजूद है, इसका मतलब यही हुआ कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे ही बनेगी तो वो आपको पता है कितना टफ और स्ट्रेंथन करेगा काइटिन को। सो इंक्रीज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन एडजेसेंट पॉलीमर्स गिविंग इट मोर स्ट्रेंथ। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? देखिए यहाँ पे इन इट्स प्योर एंड अनमोडिफाइड फॉर्म, 2 टाइप के मैंने आपको बताया था काइटिन होते हैं, प्योर और अनमोडिफाइड फॉर्म। काइटिन इज ट्रांसल्यूसेंट, शफाफ जो ना स्ट्रक्चर की तरह होता है, प्लीएबल होता है, सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, रेजिलिएंट वर्ड का भी मतलब होता है सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल, एंड क्वाइट टफ इन मोस्ट अर्थ्रोपोड्स। अर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं? जिनके अंदर जॉइंटेड लेग्स पाए जाते हैं। बट इट इज मोस्टली फाउंड इन मॉडिफाइड फॉर्म। ज्यादातर ये मॉडिफाइड फॉर्म में सच एज प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स, प्रोटीन के साथ अटैच होता है, एक्सोस्केलेटन बनाता है इंसेट का, इंसेट के ऊपर जो स्केलेटन होता है उसे एक्सोस्केलेटन कहा जाता है। वरना अगर प्रोटीन के साथ मिक्स नहीं है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट के साथ मिक्स हो जाएगा, और कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो मोलस्कस के शेल में आपको मिलेगा। स्नेल का नाम सुना? स्नेल, तो स्नेल का जो शेल होता है ना वो काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट के मिक्सचर से बनता है, मतलब कि मॉडिफाइड काइटिन है वो। सही है। इसके अलावा क्रस्टेशियन, ये भी आर्थ्रोपोड का एक टाइप है, आगे पढ़ाऊंगा मैं आपको। कंपोजिट मटेरियल, मतलब कि ये जो मॉडिफाइड काइटिन है दैट इज मच हार्डर एंड स्टिफर देन प्योर काइटिन। ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए काइटिन के बारे में। देखिए ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, ये एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन है, इसी वजह से इसको मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। एक और चीज़ यहाँ पे रीडिंग मटेरियल में स्टीरोआइसोमर्स, और ये आपके बुक के अंदर बताया गया है। इसके बारे में मैंने लेक्चर में बात की थी, डी और एल ग्लूकोज मैंने आपको अच्छे से लेक्चर में बताया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगेन वो बात आ गई है कि स्टीरोआइसोमर्स और इनका क्या रोल होता है आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पर। मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखा है, आपका सिर्फ रीड करते हैं और कॉन्सेप्ट बनाते हैं। देखें एक बात याद रखिएगा, स्टीरोआइसोमर्स वो होते हैं जिनका मोलिकुलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्पेस में अरेंजमेंट जो होती है ना एटम की वो थोड़ी सी चेंज होती है। मतलब स्पेस में अरेंजमेंट चेंज होने की वजह से जो हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स कहा जाता है, या आप इन्हें कहेंगे इनेंशियोमर, जो कि मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे के, उन्हें इनेंशियोमर्स कहा जाता है। तो ये एक ही बात है। सो स्टीरियो आइसोमर्स कौन कौन से हमारे यहाँ पे? डी और एल ग्लूकोज, और आपको पता है डी और एल ग्लूकोज पेनल्टीमेट कार्बन के ऊपर मौजूद OH बनाता है। अगर पेनल्टीमेट कार्बन पे OH राइट साइड पे होगा तो आप कहेंगे डी ग्लूकोज है, अगर लेफ्ट साइड पे होगा तो एल ग्लूकोज है। लेक्चर में सारी बातें की थी हमने, इसको रीड करते हैं जल्दी से। स्टीरियो आइसोमर्स इन कार्बोहाइड्रेट and its role in artificial sweetener. Many sugar molecules have stereoisomers, that is the molecules are mirror images of each other. अगर आप गौर से देखेंगे यहाँ पे तो आपको बताया जाएगा कि ये पेनल्टीमेट कार्बन है और पेनल्टीमेट कार्बन पे OH लेफ्ट साइड, सॉरी राइट साइड पे तो कौन सी ग्लूकोज है? डी ग्लूकोज। अगर OH राइट साइड लेफ्ट साइड पे आ गया तो क्या कहेंगे? एल ग्लूकोज। सही हो गया कॉन्सेप्ट ये आपका। मोस्ट ऑफ द शुगर्स इन अवर बॉडी आर राइट हैंडेड, ये याद रखिएगा। द टेस्ट ऑफ राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड शुगर्स आर सेम। प्रोटीन एंजाइम्स आर आल्सो राइट हैंडेड एंड लेफ्ट हैंडेड। सो इसी वजह से हमारी बॉडी में राइट हैंडेड एंजाइम्स ज्यादा पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ आप ऐसा कहेंगे कि डी ग्लूकोज को तोड़ पाते हैं, एल ग्लूकोज को तोड़ेंगे नहीं तो मेटाबॉलिज्म होगी नहीं। तो इसी वजह डायबिटिक पेशेंट को आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे एल ग्लूकोज दी जाती है। आपने देखा होगा शुगर फ्री मिठाई होती है, शुगर फ्री ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होती है, तो उनके अंदर ये चीजें हम यूज करते हैं मोस्टली। द एंजाइम्स विच आर
present in our body are also right-handed. Therefore, right-handed enzymes metabolize right-handed sugar only. They are unable to digest or metabolized left-handed sugars. ये आप digest भी नहीं कर सकते हो, metabolize भी नहीं होंगी. The artificial sweetener which are used for diabetic patient, जो patient होता है ना डायबिटीज का, शुगर का जो पेशेंट होता है, उसके लिए स्वीट के अंदर artificial sweetener यूज करते हैं, that is L-glucose. The artificial sweetener which are used by diabetic patient usually are left-handed sugars. These sugars have same mass and same sweetness but have 0 calories. These sugars are not digested in our body because all of our enzymes are right-handed and they are specific to break down the right-handed sugars only. The left-handed won't fit into it, into catalytic site. Consequently, there will be no breakdown of these sugars, no metabolism and no calories. आपको पता है हमारे enzymes के ऊपर एक specific site होती है जिसे active site कहते हैं, वो specific होती है, वो particular चीज के साथ ही attach होगी. तो D के जितने भी enzyme है D ग्लूकोज के वो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, L ग्लूकोज के नहीं है. तो आपको वो स्वाद तो आ जाएगा, आपको मीठा तो लगेगा वो, लेकिन ये कि आपकी बॉडी में ना ही वो कैलोरीज प्रोवाइड करेगा, ना एनर्जी देगा, ना मेटाबोलाइज होगा वो, और ना ही उसका कोई बॉडी के अंदर रोल होगा. वो सिर्फ और सिर्फ स्वीटनेस के लिए यूज करते हैं. तो आर्टिफिशियल बनाते हैं एल ग्लूकोज, हमारे एनवायरमेंट में रेयर पाया जाता है ये, लेकिन आपने कॉन्सेप्ट समझना है. बुक में ये रीडिंग मटेरियल था तो मैंने बताया. सो दैट इज अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स. इसके जो एमसीक्यूज हैं वो मैं आपको अलग वीडियो बना के 20 से 25 एमसीक्यूज आपको सोल्व करवाऊंगा कि कैसे एमसीक्यूज एमडी गेट में आ सकते हैं और कैसे आप एमसीक्यूज आ चुके हैं.